एक आदर्श एंड्यूरो मोटरसाइकिल की कल्पना करें। हल्का, शक्तिशाली और दमदार इंजन के साथ, शानदार सस्पेंशन, कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र, चलाने में आसान, इनोवेटिव और साथ ही भरोसेमंद। लग सकता है कि पिछले वाक्य में कुछ बातें मेल नहीं खाती। 2007 में BMW ने ऐसा मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश की थी और बवेरियन लोगों ने ये लगभग कर लिया था। इस मॉडल का नाम BMW G450X था। ये अपने वर्ग में अनोखी है और इसमें उपयोग किए गए कुछ समाधान भविष्य की तकनीक में भी अपनाए गए। आइए इस मोटरसाइकिल के इतिहास को विस्तार से जानते हैं। यह बड़ी महत्वाकांक्षा की कहानी है। आप क्रॉस मोटो चैनल पर हैं, आनंद लें। आइए इतिहास से शुरू करें। 2007 से पहले BMW ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था, जबकि यूरोपीय और जापानी निर्माता पहले ही खतरनाक एंड्यूरो और क्रॉस मोटरसाइकिल बना चुके थे। BMW ने अपनी खास ऑपोजिट इंजन वाली बाइक्स बनाई थीं। 80 के दशक में R80 और R80 GS मॉडल के साथ बड़े टूर एंड्यूरो क्लास की शुरुआत की थी और K100 और K75 मॉडल्स में फ्रेम में अलग तरह से लगे इनलाइन इंजन के साथ एक खास प्रयोग भी किया था। 1993 में एक सिलेंडर वाला मिड रेंज इंजन F6 बनाया गया था। 60 के दशक में पूरी तरह कार्डन पर स्विच करने के बाद BMW की ये पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें रियर व्हील पर चेन ड्राइव था। कंपनी की प्रोडक्शन लाइनअप में ऐसे कोई गुस्सैल हल्के एंड्यूरो मौजूद नहीं थे। और फिर आया 2007। इस साल BMW ने हुस्क्वार्ना मोटरसाइकिल्स को अगुस्ता मोटर कंपनी से खरीदा, जो कजीवा कॉरपोरेशन के अधीन थी। और हुस्क्वार्ना के पास हल्के ऑफ रोड स्पोर्ट्स वाहनों के क्षेत्र में गंभीर अनुभव होने के बावजूद BMW के नेतृत्व ने एक महत्वाकांक्षी फैसला लिया, एकदम नए सिरे से एक आदर्श एंड्यूरो मोटरसाइकिल बनाने का। BMW के बॉसों की जबरदस्त इच्छा थी कि वे एंड्यूरो रेसिंग के क्षेत्र में बेहतरीन तकनीक के साथ जोरदार एंट्री करें, जो जापानी चौकड़ी और KTM जैसे इस वर्ग के बेहतरीन ब्रांड्स के बराबर टक्कर दे सके और इसी के साथ अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकें। मार्केटिंग के नजरिए से G450X को एंड्यूरो प्रतियोगिताओं के लिए एक स्पोर्ट्स वाहन और एक ड्यूअल पर्पस मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया था। 450 सीसी वर्ग में 4 स्ट्रोक एंड्यूरो प्रोजेक्ट BMW में G650X मॉडल की असफलता के बाद शुरू हुआ था। 650 को 2006 से 2009 तक एंड्यूरो, सुपरमोटो और रोडस्टर वर्जन में बनाया गया था और ये 650 सीसी की पिछली बाइकों के विकास और मिड कैपेसिटी बाइकों की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में थी। तीनों मॉडलों में ऑस्ट्रियन रोटेक्स इंजन था और कई हिस्से इटालियन अप्रीलिया के साथ मिलकर बनाए गए थे। 650 सीसी बाइक ने बिक्री में कई नवाचारों के बावजूद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी और अब एक नए प्रोजेक्ट का समय आ गया था जिसमें BMW अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। नई मोटरसाइकिल जल्दी तैयार हो गई थी। डिजाइनरों ने इसे हल्का कॉम्पैक्ट बनाया, पावर प्रतियोगियों जैसी रखी और कई गैर पारंपरिक तकनीकी समाधान अपनाए। G450X ने पहली बार 6 नवंबर 2007 को मिलान में आयोजित EICMA 2007 प्रदर्शनी में जनता के सामने डेब्यू किया। अब एंड्यूरो की बनावट विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इसका फ्रेम ध्यान आकर्षित करता है। ये जापानी बाइक्स की एल्यूमिनियम डेल्टा बॉक्स या KTM की क्रोम मोलिब्डेनम स्टील फ्रेम जैसी नहीं है। इसमें BMW ने स्टेनलेस स्टील ट्यूबुलर कंस्ट्रक्शन दी है। फ्रेम बेहद मजबूत है और कम ट्यूब्स के कारण यह हल्की व साधारण भी है। मोटरसाइकिल डिजाइन करते समय BMW के इंजीनियरों ने महसूस किया कि बड़े एयर फिल्टर बॉक्स की वजह से फ्यूल टैंक को वहां रखना संभव नहीं है, जहां आमतौर पर ज्यादातर मोटरसाइकिलों में होता है। टैंक सीट के नीचे फिट करने से मोटरसाइकिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हुआ। बवेरियन इंजीनियरों ने शुरू से ही 450 सीसी 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन बनाया। हालांकि इस पावर यूनिट का निर्माण ताइवान की किमको को सौंपा गया था। आप देख सकते हैं कि G450X इंजन का सिलेंडर काफी आगे की ओर झुका हुआ है और वह भी 30 डिग्री के कोण पर। यह जानबूझकर किया गया ताकि मोटरसाइकिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो। फ्रेम, चेसिस और इंजन एक साथ विकसित किए गए।
इंजन के इसी झुकाव ने ड्यूल थ्रॉटल बॉडी वाले इंजेक्टर और बड़े एयर फिल्टर बॉक्स को लगाने के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध कराई। इसका अच्छा असर इनटेक ट्रैक्ट की बनावट पर पड़ा। अब कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, डिस्प्लेसमेंट 449 सीसी, सिलेंडर का डायमीटर 98 मिलीमीटर, पिस्टन स्ट्रोक 59.6 मिलीमीटर, कंप्रेशन रेशियो 12:2, ओवरहेड कैमशाफ्ट और हर सिलेंडर में 4 वाल्व। इस इंजन की स्पोर्ट्स वर्जन में 9000 आरपीएम पर 51.7 हॉर्स पावर थी, जबकि सिविलियन वर्जन में 7000 आरपीएम पर 40.8 हॉर्स पावर मिलती थी। अधिकतम टॉर्क क्रमशः 44 और 43 न्यूटन मीटर था। सिविलियन वर्जन को एमिशन नॉर्म्स के चलते काफी डिट्यून किया गया था। इंजन की पूरी ताकत चाहने वालों को ज्यादा निराशा नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी मैकेनिक कुछ मिनट में इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा फेरबदल करके छुपी 11 हॉर्स पावर निकाल सकते थे। इंजन की फ्यूल सप्लाई के लिए केहिन का इंजेक्टर जिम्मेदार था। इंजन के साथ उसी ब्लॉक में 5 स्पीड गियर बॉक्स भी था। एक असामान्य बात थी कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट को पहियों की उल्टी दिशा में घुमाया गया, जो जिरोस्कोपिक मोमेंट से जुड़ा है। ऐसा समाधान मोटरसाइकिल को मोड़ों में तेजी से झुकाने की अनुमति देता है और साथ ही ये आगे के पहिए पर भी काफी भार डालता है, जो सिद्धांत रूप में हैंडलिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। गियर बॉक्स तक घूर्णन की सही दिशा पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएट शाफ्ट जरूरी था। साथ ही BMW का क्लच असेंबली भी पारंपरिक नहीं था। फ्रेम और इंजन की बनावट के कारण गियर बॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट पर जगह नहीं बची थी, इसलिए इंजीनियरों ने क्लच को सीधे क्रैंक शाफ्ट के दाहिने तरफ लगाने का विचार किया। क्लच का डायामीटर छोटा था और अपनी स्थिति के कारण यह पारंपरिक मशीनों से लगभग 3 गुना तेज घूमता था। इसका एक नकारात्मक परिणाम यह हुआ, G450X पर क्लच काफी जल्दी खराब हो जाता है। परंपरागत रूप से क्रॉस और एंड्यूरो मशीनों में 2 साइड रेडिएटर कूलिंग सिस्टम में होते हैं। BMW ने इंजन के झुकाव और यहां फ्यूल टैंक न होने की वजह से एक ही रेडिएटर लगाया है। एक बार फिर मोटरसाइकिल के फ्रेम को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में रियर व्हील के स्विंग आर्म का फ्रेम से जुड़ने वाला बिंदु आगे की ओर खिसका हुआ है। इसलिए क्लास लिमिट में व्हील बेस रखने के लिए स्विंग आर्म भी बढ़ाना पड़ा। डिजाइन के एक चरण में BMW इंजीनियरों ने चेन की समस्या को हल करने का फैसला किया, जो ज्यादा व्हील ट्रेवल वाली बाइक्स में दिखती है। ज्यादातर मोटरसाइकिलों में एंड्यूरो सहित गियर बॉक्स के सेकेंडरी शाफ्ट की धुरी और स्विंग आर्म की धुरी मेल नहीं खाती। इसमें एक तीसरा बिंदु भी होता है। व्हील और रियर स्प्रॉकेट की धुरी बराबर होती है। सस्पेंशन के कारण दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है, जिससे चेन की ढील टाइटनेस प्रभावित होती है। BMW के इंजीनियरों ने सेकेंडरी शाफ्ट और स्विंग आर्म की धुरी को मिलाकर चेन के टाइट या ढीला होने और गियर बॉक्स पर लोड की समस्या दूर की। दूसरी तरफ परफेक्शन की चाहत से फ्रंट स्प्रॉकेट बदलना जटिल हो गया, क्योंकि इसके लिए स्विंग आर्म निकालना पड़ता है। BMW कंपनी ने कहा है कि प्रक्रिया जटिल होने के बावजूद अनुभवी मैकेनिक 15 मिनट में यह काम कर सकता है। BMW पहली कंपनी थी जिसने सीरियल प्रोडक्शन मशीनों में स्प्रॉकेट धुरी और स्विंग आर्म को जोड़ा। चेसिस में बेहतरीन पार्ट्स हैं। 45 मिमी मार्जोकी फोर्क, 300 मिमी ट्रेवल और जोलेंस मोनोशॉक, जो लंबे स्विंग आर्म के साथ रियर व्हील को 320 मिमी ट्रेवल देता है। ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम। BMW ने पारंपरिक मोटरसाइकिल नहीं बनाई, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें अलग अलग यूनिट्स और पार्ट्स को खास तरीके से एडजस्ट करना पड़ा। आखिरकार BMW ने अपने क्लास की सबसे हल्की मोटरसाइकिलों में से एक तैयार की, जिसकी पावर 2-3 हॉर्स पावर ज्यादा थी और उसमें कई इनोवेशन भी थे। 2008 का साल आया और ये मशीन बिक्री के लिए आ गई। अब BMW कंपनी के लिए G450X को रेस में पेश करने का समय था और ये 2009 में हुआ। इस कहानी के इस मोड़ पर उम्मीद करना स्वाभाविक है कि मैं कहूंगा G450X दिलचस्प था, पर इसकी बनावट विवादास्पद रही, कुछ खराब हो गया और मोटरसाइकिल रेस नहीं जीत पाया। कई नए और नवोन्मेषी समाधानों को देखते हुए ऐसा होना बिल्कुल संभव था। मामला अलग निकला और ये
BMW की हार्ड एंड्यूरो कहानी का शानदार हिस्सा है। 2009 में आंद्रेयास लेटेनबिखलर ने प्रतिष्ठित और उस समय आज जितना कठिन नहीं था ऐसे एंड्यूरो इवेंट रेड बुल रोमेनियक्स में पहला स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रिया के एर्जबर्ग रोडियो में दूसरा स्थान पाया। तकनीकी रूप से कोई भी 4 स्ट्रोक या अन्य मोटरसाइकिल इस एंड्यूरो चुनौती में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी और BMW ने 2009 की शुरुआत में एंड्यूरो रेसिंग के दिग्गज डेविड नाइट के साथ अनुबंध किया और यहीं से समस्याएं शुरू हो गईं। नाइट, जो कुछ साल पहले KTM पर सभी 14 एंड्यूरो चैंपियनशिप में विजेता थे, BMW पर पहली रेस में 7वें स्थान पर रहे। मुद्दा था सस्पेंशन का, वह व्यवहार जो रेसर के लिए अनजाना था। उन्होंने मार्जोकी फोर्क को अपनी पसंदीदा VP फोर्क से बदलने को कहा, लेकिन BMW के इंजीनियर इसके लिए तैयार नहीं थे। डेविड ने कहा कि मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है, लेकिन रेसिंग के लिए, खासकर उसके लिए एक खास सीरीज चाहिए। कुल मिलाकर BMW टीम में राइडर्स और इंजीनियर्स के बीच अक्सर टकराव होते रहते थे। नाइट और अन्य राइडर्स रेस के नतीजे सुधारने और BMW मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने के सुझाव देते थे। ये बात इंजीनियर्स और प्रबंधन पर रुक जाती थी, जो मानते थे कि तकनीक बनाना और बढ़ाना वही सबसे अच्छा जानते हैं। ऐसा न सोचें कि BMW के इंजीनियर मूर्ख हैं। नहीं, दोस्तों ने बढ़िया एंड्यूरो मोटरसाइकिल बनाने की पूरी कोशिश की और उनके ज्यादातर फैसले राइड क्वालिटी पर अच्छा असर डालने वाले थे। और उन्हें भी समझा जा सकता है जब कोई राइडर बार बार शिकायत करता है, लेकिन नाइट यूं ही शिकायत नहीं कर रहा था। चेन के लगातार एक जैसे टेंशन की व्यवस्था के कई सिद्धांततः फायदे थे, लेकिन असल में इससे मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा हल्का हो जाता था और कंट्रोल कम अनुमानित रहता था। G450X की हैंडलिंग अलग थी, इसलिए दूसरे ब्रांड्स की बाइक्स चलाने वाले खिलाड़ियों को ढलने और सीखने में समय लगा, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। सीजन की शुरुआती रेसों में से एक में डेविड ने पाया कि वह आगे चल रहा है और उन बाधाओं को भी आसानी से पार कर रहा है जहां ऐसा लगता था कि मोटरसाइकिल बोझ बन जाएगी। नाइट फिनिश लाइन के करीब था और कोई भी उसे जीतने से रोक नहीं सकता था। कोई नहीं, सिवाय उसकी मोटरसाइकिल के। BMW में क्लच जल गया, जिससे उसकी बढ़त खत्म हो गई और अगली रेसों में भी ऐसी घटनाएं आम बात बन गईं। याद है, मैंने कहा था कि BMW का क्लच 3 गुना तेज घूमता है। अगर KTM का क्लच फिसलता तो यह गंभीर नहीं होता और वह रेस पूरी कर लेता, लेकिन BMW की इस घूर्णन गति पर वह बारूद की तरह जल जाता। आखिरकार G450X ने डेविड को इतना परेशान किया कि उसने पिट में बाइक गिराकर BMW मैनेजमेंट के सामने उसे तोड़ दिया। राइडर और कंपनी अलग हो गए। युहा साल्मिनिन, BMW टीम के दूसरे राइडर, ने 2009 में एक और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। यह शायद बात यह है कि साल्मिनिन के पास ज्यादा धैर्य था। उन्होंने BMW की ग्रिप और हैंडलिंग के बारे में अच्छी बातें नहीं कहीं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के दम पर नए मोटरसाइकिल की खासियतों के अनुसार खुद को ढाल लिया। एक और अहम बात जिसने सब कुछ प्रभावित किया, BMW टीम को सीजन की पहली रेस से ठीक पहले ही टेस्टिंग के लिए नया मोटरसाइकिल मिला। टेस्ट बिना किसी प्रतिस्पर्धी ब्रांड की बाइकों से तुलना किए गए थे। यह गलती अब साफ है, लेकिन तब रेसिंग टीम ने इसे अहमियत नहीं दी थी। 2009 के अंत तक मोटरसाइकिल में कुछ बदलाव किए गए। स्थिर चेन टेंशन सिस्टम हटा दिया गया और फ्रेम में भी कुछ बदलाव किए गए। इससे मोटरसाइकिल को कुछ रेसों में अच्छा प्रदर्शन मिला। BMW G450X की असफलता तय थी और 2009 के अंत तक ये बात और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। ये कहानी थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत सीधी है। BMW एक इनोवेटिव मोटरसाइकिल बनाना चाहता था। इंजीनियरों को विकास के दौरान मोटरसाइकिल की अजीब बातों पर काम करना और नई बातें सोचनी पड़ती थी। ये एक दुष्चक्र बन गया। सिद्धांत रूप में ये आदर्श होना चाहिए था, असल में ये अजीब बन गया। रेसर्स ने एक बात महसूस की, आखिर क्यों दिस मोटरसाइकिल के हिसाब से खुद को ढालने में 1 साल बल्कि 2 साल तक गंवाएं, जब वही नतीजे होंडा या KTM जैसी तकनीक पर पहले ही मिल रहे थे। G450X एक बहुत अच्छा ड्यूल स्पोर्ट बन सकता था, लेकिन इस श्रेणी के लिए इसका 8 लीटर का टैंक साफ तौर पर कम था। साथ ही पत्रकारों ने भी इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ G450X को प्रतिस्पर्धियों के बराबर बताया, पर बिक्री में अच्छा नहीं माना।
2010 में BMW प्रबंधन ने G450X का उत्पादन बंद करने का फैसला किया। जैसा कि डेविड नाइट ने कहा था, अगर BMW ने एंड्यूरो बनाने का पारंपरिक रास्ता अपनाया होता तो उनके पास वाकई में एक बहुत ही शानदार मशीन होती। BMW को इस क्षेत्र में अनुभव न होने के कारण सिर्फ नवाचार के चक्कर में अपनी तकनीक के साथ बुरा मजाक करना पड़ा। तो दोस्तों, यही है BMW G450X की कहानी, जिसमें बवेरियन लोगों ने एंड्यूरो मोटरसाइकिल को फिर से बनाने की कोशिश की। और भले ही इस मोटरसाइकिल को ज्यादा सफलता नहीं मिली, इसका उत्पादन जल्दी ही बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें लागू की गई कुछ तकनीकी समाधान आज भी दिलचस्प और मांग में हैं। इसी के साथ मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्रिप्शन, रीपोस्ट, लाइक और कमेंट के रूप में अपनी सक्रियता दिखाना न भूलें। मैं खास तौर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो विवरण में दिए गए विवरणों के अनुसार मेरे चैनल की आर्थिक रूप से मदद करते हैं। हमेशा की तरह आपके साथ क्रॉस मोटो था। फिर मिलेंगे।